आखिर मोदी जी का वह कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे वो करेंसी को बैन करके देश को डेवलप कर रहे हैं, आइए जानें इस वीडियो में। आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की तैयारी में है। मैं हूं बालाजी पांडे और आरबीआई के द्वारा 19 मई को एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा। 30 सितंबर से पहले तक जिस भारतीय के पास 2000 रुपए के नोट होंगे उस 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा कराना होगा। इस 2000 रुपए के नोट को पहली बार नवंबर 2016 में इंडिया में लाया गया था नोटबंदी के बाद। अब 2000 रुपए को ही क्यों चुना गया? 500 1000 रुपए को नोट को बंद करके 500 और 2000 के रुपए के नोट को ही क्यों लाया गया? इसका जवाब आप वीडियो के आगे में देखिए। तो साथियों, जो ही आरबीआई के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि 30 सितंबर से पहले तक 2000 रुपए के नोट जब बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तब कुछ लोग इसे तुरंत डीमोनेटाइजेशन 2.0 का लेवल लगा देते हैं, जो कि यह डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीय मीडिया आपको रोज टेलीविजन पे दिखाएगी हिंदू मुस्लिम का डिबेट, लेकिन ये एक्चुअली में आपको यह नहीं बताएगी कि डीमोनेटाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया और शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म में यह कितना डेवलप करेगा, ये आपको मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगी। तो आज की इस वीडियो में आइए जाने कि डीमोनेटाइजेशन ने कैसे भारतीय इकोनॉमी की दृश्य बदल देगी लॉन्ग टर्म में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यह डीमोनेटाइजेशन नहीं है। डीमोनेटाइजेशन का बेसिकली अर्थ होता है, नोटबंदी का बेसिकली अर्थ होता है कि जब भी नोटबंदी लगा दिया जाएगा, उसके बाद देश में चल रहा है जितने भी करेंसी है उस टाइम पे पूरे इंडिया में चाहे किसी भी देश में लगाया जाएगा, उस देश में वो करेंसी तब मार्केट में नहीं चलेंगे। उस करेंसी को डायरेक्ट बैंक में आपको डिपॉजिट करना होगा। वहीं जो ये आरबीआई के द्वारा जो 19 मई को स्टेटमेंट जारी किया गया, इसका मतलब है कि 2000 रुपए के नोट मार्केट में चलेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद से मार्केट में नहीं चलेंगे। 30 सितंबर के बाद से इस पैसा को आरबीआई मार्केट से उठा लेगी। तो दोस्तों, नोटबंदी के बाद भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में पैसे की कमी हो गई थी। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि कोई राम है और राम के पास पैसे नहीं है और वो पैसे बैंक लेने गया, 10,000 रुपये वो छुड़ाने गया, बैंक से लाने गया। तो अब 10,000 रुपये लाने के लिए अगर इंडियन मार्केट में केवल 500 रुपये के नोट होंगे तो उसे 10,000 देने के लिए बैंक को 20 नोट देना पड़ेगा, जो कि उस वक्त नोटबंदी के बाद पूरे देश में पैसे की कमी हो गई थी। इसके कारण बैंक के पास उतना पैसा नहीं था। इसी कारण से 2000 रुपये के नोट को उपलब्ध कराया गया, जिससे क्या होगा, अगर कोई 10,000 रुपये लेने जाएगा तो उसे 5 नोट ही दे दिया जाएगा 2000 रुपये के। ये उस वक्त उतना नोट जो प्रिंट नहीं हो सकता था, तो कम नोट में ही काम चलाने के लिए इस 2000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि लोगों में पैसे की कमी ना रहे। और जब इंडियन मार्केट में 500 रुपये का नोट छा गया, पूरा मार्केट में पैसा आ गया, तो 2000 रुपये के नोट को 2018-19 में ही प्रिंट करना बंद कर दिया गया था आरबीआई को। और 2000 रुपये के नोट भारतीय मार्केट में आरबीआई एक्ट अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट को लगाकर भारतीय मार्केट में 2000 रुपये के नोट लाया गया। तो इससे पहले कि हम देखें कि कैसे मोदी जी का जो डिमोनेटाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इससे पहले हमें यह देख लेना बहुत जरूरी है कि इंडियन मार्केट में डिमोनेटाइजेशन इससे पहले भारत में इस मोदी जी के 2016 के डिमोनेटाइजेशन से भारत में पहले कब डिमोनेटाइजेशन लगाया गया है और उसके कौन से प्रभाव लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन भारत में ब्रिटेन के द्वारा 12 जनवरी 1946 को लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त के आरबीआई गवर्नर चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख जी के सलाह पर डिमोनेटाइजेशन ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। उस वक्त 500 और 500 से ऊपर जितने भी नोट थे उसको बैन किया गया था। और उस वक्त कारण बताया गया था कि वर्ल्ड वार 2 के कारण कालाबाजारी जो मार्केट में हुई है और जितने भी करप्शन के कारण इस डिमोनेटाइजेशन को लगाया गया। और इसी प्रकार से डिमोनेटाइजेशन उस वक्त बहुत सारे देश में लगाए गए थे। जैसे उस वक्त फ्रांस में लगाया गया था, बेल्जियम में लगाया गया था और ब्रिटेन में भी लगाया गया था। और उस वक्त जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा डिमोनेटाइजेशन लगाया गया था, उस वक्त भी मिडिल क्लास लोगों को ही ज्यादा हिट किया था। और यह जान के आप हैरान में पड़ जाओगे कि ब्लैक मार्केटर्स जितने भी थे उसने 60 से 70% पर पूरे पैसे को बेच दिया। बेसिकली अगर ब्लैक मार्केटर के पास 10,000 के एक नोट थे तो उस ब्लैक मार्केटर ने 10,000 रुपए के नोट
किसी दूसरे गरीब को जाके दिया और उस गरीब से कहा कि 6,000 रुपये लाओ या फिर 7,000 रुपये लाओ और ये 10,000 रुपये के नोट जाके तुम एक्सचेंज करा लो। और उस वक्त यह भी अफवाह फैला दिया गया था कि 100 रुपये के नोट भी बंद हो गए हैं, लेकिन उस वक्त 100 रुपये के नोट बंद नहीं हुए। लेकिन 1954 में नेहरू की सरकार के द्वारा फिर से 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट को ला दिया गया। लेकिन जितना भी बड़ा साइज का नोट होता है, मतलब 10,000 का नोट, ऐसा नोट बहुत ही रिस्की होता है किसी भी देश के लिए। जितना बड़ा नोट होगा वह उतना ही रिस्की होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर कोई रुपये लगा के 100 या फिर 20 से 30 रुपये में अगर उसका डुप्लीकेट बना ले, 10,000 रुपये के नोट का डुप्लीकेट बना ले और उसको मार्केट में जाके बेच दे, इससे क्या होगा कि भारतीय मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर नीचे चला जाएगा, पूरा इकोनॉमी ही हिल जाएगा। तो साथियों, किसी भी सरकार के द्वारा जो बड़ा नोट छापने का दिमाग लगाया जाता है या फिर प्लान बनाया जाता है, वो बिल्कुल भी गलत होता है, जैसे नेहरू सरकार ने किया था 1954 में 10,000 रुपये के नोट छापकर। इससे क्या होगा, मार्केट में कोई नकली नोट बना के उस मार्केट में उसे चला देगा। मोदी जी ने भी 2,000 रुपये के नोट लाए थे, लेकिन क्यों लाए थे? क्योंकि उस वक्त भारतीय मार्केट में पैसे की कमी थी। पैसे की कमी को फिल करने के लिए उस बड़े नोट 2,000 रुपये के नोट को लाए और फिर जब पूरा मार्केट में पैसा आ गया 500 रुपये के नोट, तब उस 2,000 रुपये के नोट को वापस ले लेने का फैसला किया गया। लेकिन नेहरू जी की सरकार के कार्यकाल में बिना नोटबंदी के ही, बिना मार्केट में पैसे उस वक्त था, फिर भी 10,000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब नेहरू सरकार के इस योजना पर कुछ बोल दोगे तो आपके ऊपर अंधभक्त का लेबल लगा दिया जाएगा। खैर, उससे कोई बात नहीं है, जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फैसला था 10,000 रुपये का नोट का जो मार्केट में चले, उस फैसले के कारण 10,000 रुपये के फेक नोट इंडियन मार्केट में बहुत सारे बिकने लगे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 10,000 रुपये के एक नोट, सिंगल 10,000 रुपये का नोट जो मार्केट में लाया था, वो क्या होता था कि पूरा नोट ही फेक था। अगर कोई फेक ज़्यादा नोट, 10,000 रुपये के ज़्यादा नकली नोट इंडियन मार्केट में चलने लगे थे। इसको काउंटर करने के लिए, इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए, उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार ने नेहरू के जो द्वारा 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उस नोट को बंद कर दिया गया, डिमोनेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 1978 के अंतर्गत। और अपने बजट स्पीच में 28 फरवरी 1978 के दिन उस वक्त के वित्त मंत्री HM पटेल ने कहा था यही बात कि 10,000 रुपये के जो नोट, बड़े बड़े नोट फेक करें जो मार्केट में फैल गया है, उसे रोकने के लिए यह नोटबंदी लाया गया। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे। वैसे जाली नोट से किसी भी देश का इकोनॉमी कैसे एकदम खत्म हो जाता है, इस पे किसी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी किसी देश में डिमोनेटाइजेशन लगाया जाता है तो उस वक्त शॉर्ट पीरियड के लिए उस देश में GDP नीचे चला जाता है। जैसे कि किसी के पास भी पैसा नहीं रहेगा तो इससे कोई शॉपिंग नहीं करेगा, और शॉपिंग नहीं करेगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। इसी कारण शॉर्ट टर्म में वहाँ उस देश में GDP में गिरावट देखने को मिलती है। और भारत में तीसरा नोटबंदी, वहीं आज़ाद भारत में दूसरा नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा लगाया गया। इस नोटबंदी में कहा गया था कि भारत में 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। और मोदी जी के जो द्वारा डिमोनेटाइजेशन लगाया गया था, उसमें उसका लक्ष्य रखा गया था कि देश में काला धन खत्म हो जाएगा, और इतने सारे काला धन देश में जमा करके रखे हैं, वो अगर खत्म, पूरे वो काला धन अगर पूरा वापस चला आएगा तो यूं ही सभी के खाते में 15-15 लाख चले आएंगे। तो इसका कांग्रेस के IT सेल के द्वारा लगा दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 15-15 लाख मैं प्रत्येक को दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि 15-15 लाख सभी के खाता में मैं दूंगा। प्रधानमंत्री जी का विजन था कि अगर भारत में ब्लैक मनी, पूरे जितने भी ब्लैक काला धन है, वो विदेशों से और देश के काला धन अगर सरकार के पास चला आए तो यूं ही सभी के खाते में 15-15 लाख चले आएंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो था कि जाली नोट इंडियन मार्केट से खत्म हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि इंडिया में करप्शन कम हो। और तीसरा जो लक्ष्य रखा गया था वो टेरर फंडिंग कम हो, आतंकवादी का फंडिंग कम हो, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री जी का विजन था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देना है, तो इससे आतंकी फंडिंग न हो। इसलिए उन्होंने 2 से 3 साल पहले ही मार्केट में नोटबंदी लगा दिया, जिससे उतना सारा मार्केट में पैसा नहीं आया रहेगा, इससे टेरर फंडिंग को जम्मू एंड कश्मीर में रोका जा सके। ये सभी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा था देश को बहुत आगे ले जाने के लिए, उसी विजन के तहत ये सभी काम
एग्जीक्यूट कराया गया। अब बात कर लेते हैं डिमोनेटाइजेशन के कारण जो इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे, जो आपको न तो न्यूज़ टीवी ही बताएगा और न यूट्यूब पर बड़े बड़े जो मेरे बड़े भैया हैं, बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले, वो आपके साथ कभी शेयर करेंगे। एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। बेसिकली लोग अब काला धन जो अपने पास नहीं रखते हैं, और काला धन बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जो सरकार के बिना बताए कोई भी ट्रांजैक्शन जब किया जाता है, उसी को ही ब्लैक मनी, काला धन कहा जाता है। तो लोग अब काला धन घर पे रखने से बचते हैं। जिन लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ वो लोग अब भी टैक्स पे करने लगे हैं। इससे आफ्टर ऑल इंडिया में इंडियन सरकार को पैसा मिलेगा, जिससे सरकार अच्छी रोड बनाएगी, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा रहेगा, बच्चों के एजुकेशन पे अच्छा खर्च किया जाएगा, भारत की सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। और इन सभी पॉजिटिव इम्पैक्ट के बीच जो मेन पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा नोटबंदी का भारत के इकोनॉमी में, वो था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में बढ़ गया। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है, डेटा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नोटबंदी के बाद भारत में फिर 50% तक बढ़ा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से इंडिया के सरकार को, भारत के सरकार को टैक्स भी मिला। और मोदी जी की सरकार ने यूपीआई की खोज की, जो भारत के इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक क्रांतिकारी मोदी जी का कदम साबित हुआ। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूं कि यूपीआई एक मेथड है, एक तरीका है एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का विद इन सेकेंड। और जब से यूपीआई आया है तब से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा तुरंत भेजना बहुत ही आसान हो गया। बेसिकली यूपीआई इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट किया, और किसी भी देश को डेवलप करने में कैशलेस इकोनॉमी उस देश में रहना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि कैसे कैशलेस इकोनॉमी किसी भी देश को स्ट्रांग बनाता है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक राम नाम का लड़का है, और वो जो भी कमाता है वो दिन में कमाता है और शाम में जाके बैंक में जमा करा आता है। अब क्या हो गया, राम ने जो पैसे बैंक को दिए थे, सरकार बैंक से कर्ज ले लेगी और वो रुपया और उस रुपये का उपयोग सरकार के देश में हाईवे निर्माण में करा दी या फिर पुल बनाने में करा दी। अब राम जैसे हजारों भारतीय का पैसा सरकार कोई भी एक ब्रिज निर्माण, कोई भी एक पुल बनवा दी, और जितना भी उस ब्रिज से टोल टैक्स कलेक्ट होगा उसको वो सरकार बैंक को लौटा देगी। और फिर बैंक राम को, जब राम पैसा छुड़ाने जाएगा तो राम को वो बैंक इंटरेस्ट के साथ पैसे दे देगी। किसी भी देश का इकोनॉमी इसी मॉडल पे चलता है और इसी प्रकार से कोई भी देश डेवलप करता है। तो बेसिकली आप लोग यह समझ गए होंगे कि जिस सरकार के पास, जिस गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होगा वो देश उतना ही डेवलप करेगा। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कैशलेस इकोनॉमी कैसे योगदान करेगा। तो बेसिकली जब भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसा नंबर के थ्रू भेज दिया जाएगा। इसमें बैंक को पैसा लौटाना आदमी को नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, कोई राम नाम का लड़का रहेगा और कोई श्याम नाम का लड़का रहेगा। अब राम को श्याम को पैसे भेजने हैं तो राम के खाते में 10,000 रुपया है और वो 5,000 श्याम को भेज देना चाहता है। तो यूपीआई यूज करके ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके राम के खाते में 5,000 और श्याम के खाते में, तो पहले से 10,000 थे तो श्याम के खाते में 15,000 और राम के खाते में जो 10,000 थे तो राम के खाते में से 5,000 काट के श्याम के खाते में सिंगल शो करने लगेगा। इसमें बैंक को पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो इससे बेसिकली नंबर खाते में शो करेगा, सरकार को पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार को इंडियन मार्केट में लोगों को पैसा खुदरा में नहीं देना पड़ेगा, बेसिकली वो नंबर शो करेगा। इसीलिए कोई भी देश कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी सोर्स यूज किए हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन सभी सोर्स को आप देख सकते हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूँ।